आज की श्रृंखला में हम शुरू कर रहे हैं कि हिस्ट्री के कुछ जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं, उन इम्पोर्टेंट सेगमेंट से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। उन क्वेश्चंस को आपके साथ में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपने उन चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। और जब पढ़ने के बाद में हम एक डिस्कशन या वार्तालाप के माध्यम से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो बाहर निकल के आती हैं, जिन्हें हमें नहीं पता होता है, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मानव समाज अद्वितीय है क्योंकि यह मुख्यतः निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? संस्कृति पर निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है, धर्म पर करता है, या फिर विज्ञान पर करता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी, यानी कि अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है। मानव समाज की अद्वितीय वस्तु अर्थव्यवस्था ही है, क्योंकि जब तक हम इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, तब तक हम सांस्कृतिक रूप से भी या धार्मिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से भी सशक्त नहीं हो सकते। क्योंकि अगर संस्कृति के मामले में देखा जाए तो सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए या संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हमें आर्थिक चीज़ों मतलब अर्थशास्त्र की या पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हम धर्म के आधार पर देखें तो धार्मिक रूप से सशक्त होने के लिए भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था एक कारण है। और विज्ञान यानी कि यहाँ पर आविष्कार, खोज, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए भी अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि अर्थव्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता? आसान सा सवाल है, इसका आंसर आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कही जाती हैं, यानी कि कॉन्टेम्परेरी सिविलाइजेशन ये दोनों हैं। और जो सुमेरियन सभ्यता है यह मेसोपोटामिया सभ्यता के आसपास ही कहीं पनपी। और ये दोनों सभ्यताएं, दो नदियां दजला और फरात, दजला फरात नदियों के बीच में इन सभ्यताओं का उदय माना जाता है। और अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में पनपी 1500 BCE में, जब सेंट्रल एशिया से आर्यों का आगमन भारत में माना जाता है। तो उस दरमियान ये वैदिक सभ्यता का एज, यानी कि ऋग वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, ये चीजें जो है वो आती हैं। तो यानी इसका सही ऑप्शन होगा सिंधु घाटी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से ये संबंधित है। और एक चीज और ये भी है कि आखिर इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इतिहास में परंपरा है कि हम जब किसी जगह पर उत्खनन कार्य करते हैं, वहां पर उस जगह के नाम, उस जगह पर जो भी चीजें हमको मिली, तो उस जगह के नाम पे ही उस सभ्यता का नाम रख दिया गया। तो हड़प्पा नामक जगह पर उत्खनन कार्य स्टार्ट हुआ, वहां पर जो भी एविडेंसेस मिले, उन एविडेंसेस के मद्देनजर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर कई सालों पहले एक सभ्यता रही होगी, और उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अगला क्वेश्चन है दैट सिंधु सभ्यता अस्तित्व में थी। तो सिंधु सभ्यता अस्तित्व में कब थी? प्रागैतिहासिक युग में थी, आद्य ऐतिहासिक युग में थी, ऐतिहासिक युग में थी, या उत्तर ऐतिहासिक युग में थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी, आद्य ऐतिहासिक युग में थी। अब जो हम एज का डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी कि युग का या काल का जो निर्धारण करते हैं, वो हम लिखित साहित्यों के आधार पर करते हैं। अगर हम प्रागैतिहासिक युग की बात करें तो हम यह देखते हैं कि प्रागैतिहासिक युग में लेखन शैली का अस्तित्व नहीं था, और जब लेखन शैली नहीं थी तो इसको प्रागैतिहासिक युग माना गया। और इस युग के बारे में जो हमें जानकारी मिली, तो वहां पे जो औजार मिले, हथियार मिले, या गुफा पर जो चित्रकारी करी गई, उनके माध्यम से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और फिर जब हम आद्य ऐतिहासिक युग में आते हैं तो यहाँ पे हमें ये मिलता है कि लेखन शैली, जो राइटिंग स्किल है वह तो है, ठीक है, राइटिंग स्किल तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है।
ठीक है, इसको पढ़ा नहीं जा सका। और जब हम इस राइटिंग को, स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि इसके एविडेंसेस कौन हैं। तो हम इसको बीच में यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज या फिर आद्य ऐतिहासिक युग में कंसीडर करते हैं। और जैसा कि हमें पता है, अगर हम हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता की लिपि की बात करें, इसकी अगर हम लिपि की बात करें तो हमें मिलता है कि इसकी जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट की साक्ष्य हमको मिलते हैं। और इस पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी कि भाव चित्रात्मक लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग में अस्तित्व में थी। और ऐतिहासिक युग या उत्तर ऐतिहासिक युग में लेखन शैली के प्रमाण भी मिलते हैं और हमने इसको पढ़ा भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दैट सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों गैर आर्य थी? यह एक शहरी सभ्यता थी, इसकी अपनी लिपि थी, यह एक कृषि अर्थव्यवस्था थी, या फिर इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसमें अगर हम देखें तो पूछ रहा है कि सिंधु घाटी से तुलनात्मक रूप से बात हो रही है, तो क्यों थी गैर आर्य? क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन के मामले में, ठीक है, यानी कि टाउन प्लानिंग के मामले में इट वाज रियली ग्रेट। तो नगर नियोजन इनका बेहतर था। ठीक है, जल निकास प्रणाली के बारे में अगर बात की जाए तो यानी कि ड्रेनेज सिस्टम इट वाज आल्सो रियली गुड। ठीक है, उसके बाद में ठीक है लिपि का प्रयोग ये लोग करते थे, यूज ऑफ स्क्रिप्ट इनको पता था, यानी कि बहुत सारी चीजें जो थी। लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर बात करी जाए तो यह एक शहरी सभ्यता थी, इसी वजह से इसको गैर आर्य कहा जाता है। और अगर हम आर्यों की सभ्यता की बात करें, तो आर्य जो थे वो ग्रामीण थे। ग्रामीण यानी इन द सेंस हम ये कह सकते हैं कि ये चरावाहे थे, एक घुमंतू समुदाय था। एक क्या था? घुमंतू समुदाय था, जो कि एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, खाना बदोश जीवन व्यतीत करते थे। तो ऐसा माना जाता है। तो आर्य जो थे वो ग्रामीण समाज था, सभ्यता थी, और हड़प्पा जो थे वो एक शहरी सभ्यता थी। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दैट सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण है। लिपि, नगर नियोजन, तांबा या फिर मृदभांड। अब यहां जो सही ऑप्शन आएगा आपका वो आएगा डी, यानी कि मृदभांड पॉटरीज। लिपि क्यों नहीं है? लिपि इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जो लिपि है वह चित्रात्मक लिपि है, और चित्रात्मक लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसके आधार पर यह आकलन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि हम आर्य सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखें या फिर ना रखें। अगर हम नगर नियोजन की बात करें तो नगर नियोजन एक प्लान्ड सिटी के बारे में बात करता है, तो यह भी एविडेंसेस का कोई पुख्ता प्रमाण साबित नहीं होता है। ठीक, तांबा तो उस टाइम पर जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। कौन सी थी? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, जिसमें कॉपर और टिन को मिक्स करके कांसे को बनाया जाता था। तो ज्यादातर इस्तेमाल जो है वो कांसे का होता था। लेकिन अगर हम पॉटरीज या मृदभांड की बात करते हैं तो यहां पर हमें जो पॉटरीज मिलती है बहुत उम्दा दर्जे की पॉटरीज मिलती है। ठीक है, रेड कलर यानी कि लाल कलर और ब्लैक कलर की एक कलर स्कीम यानी कि रंग संयोजन के माध्यम से इन पॉटरीज का निर्माण किया गया था। और इन पॉटरीज के माध्यम से हम ये आकलन कर पाते हैं कि आर्य सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखना उचित होगा। ठीक है, और इसमें जो रेड कलर का यूज होता था यह आयरन ऑक्साइड के माध्यम से किया जाता था। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का यूज रेड कलर के लिए किया जाता था, और ब्लैक कलर के लिए मैग्नीज का यूज किया जाता था। ब्लैक कलर के लिए जो है वो मैग्नीज का यूज किया जाता था। ठीक है, तो इन चीजों के आधार पर यानी कि पॉटरीज मृदभांडों के आधार पर हम यह आकलन कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि आर्य सभ्यता से पहले सिंधु सभ्यता को रखा जा सकता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, मृदभांड। अगला क्वेश्चन है
सिंधु घाटी की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। ठीक है, यानी उनका कल्चर जो था वो वैदिक सिविलाइजेशन से डिफरेंट था। क्यों डिफरेंट था? इसमें विकसित शहर के जीवन की सुविधाएं थी, जाहिर सी बात है कि डेवलप्ड सिटी थी, क्योंकि ये टाउन प्लानिंग में बहुत ज्यादा एडवांस थे। जिस तरीके का टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन उस वक्त एग्जिस्ट कर रहा था, वही नगर नियोजन, वही टाउन प्लानिंग आज के समय में भी एग्जिस्ट करता है। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रही हैं, ठीक है, ब्लॉक्स में शहर डिवाइडेड हैं, बने हुए हैं, ठीक है, दो तरह के शहर जो है दो पार्ट्स में बटा हुआ है, सिटाडल है, लोअर टाउन है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, नालियां जो हैं वो ढकी हुई हैं, स्लैब्स उन पे लगे हुए हैं, सोकपिट्स लगे हुए हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैसिलिटीज वर अवेलेबल इन दिस डेवलप्ड सिटी। तो विकसित शहर में जीवन की सुविधाएं उपस्थित थी। और इसकी एक चित्रात्मक लिपि थी, एज आई टोल्ड यू कि एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज करते थे, तो एक चित्रात्मक लिपि थी, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, इसमें लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो डिस्कवरी ऑफ आयरन है, तो डिस्कवरी ऑफ आयरन लेटर वैदिक पीरियड की चीज है। यहां पर लोहे का कोई इनको ज्ञान नहीं था और ये रक्षा शस्त्रों से भी परिचित नहीं थे। तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि लोहा अभी यहां पर नहीं, अभी यहां पर इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। तो जो भी चीजें इस्तेमाल होंगी, हथियार वगैरह जो यूज करेंगे वो ब्रॉन्ज के करेंगे, बट आयरन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और जब आयरन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो रक्षा शस्त्र भी यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज डी, उपरोक्त सभी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका सही आंसर होगा कि ये तीनों चीजें सिंधु घाटी सभ्यता में, संस्कृति में एग्जिस्ट कर रही थी और वैदिक सभ्यता में ये चीजें नहीं थी। ठीक है, तो इसी वजह से या इससे भिन्न थी। अगर हम वैदिक कल्चर की बात करें तो ये शहरी जीवन इनका था, विकसित शहर के जीवन की सुविधाएं थी, या कबीलों में रहते थे। भारत, तुर्वस, पुरु, इस तरह के कबीलों के नाम हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इनकी चित्रात्मक लिपि थी। ठीक, वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मी लिपि वगैरह इन चीजों का यूज हुआ। लोहे का इस्तेमाल जो है वैदिक सभ्यता में लोग हथियार और औजार बनाने के लिए करते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह की चीजें को प्रमाण नहीं मिले। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दैट सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, मैचिंग का क्वेश्चन है। देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। हमने बात पहले करी कि डेवलप्ड सिटी था, तो नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज, तो उत्तर वैदिक समाज एक कृषि प्रधान समाज था। यहां पर एग्रीकल्चर डेवलप हो चुकी थी। हुआ कि डिस्कवरी ऑफ आयरन, जब लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज के बाद में मजबूत हथियार और औजार बनाने शुरू किए जाने लगे। तो जब लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोज से क्या हुआ कि मजबूत हथियार और औजार बनाए जाने लगे। हमने कुल्हाड़ियों का निर्माण किया, डिफॉरेस्टेशन हुआ, जंगलों की कटाई हुई, और हम गंगा सिंधु दोआब के एक उपजाऊ मैदान पर निवास करते थे। तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ, और जब कृषि को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ तो प्रोडक्शन लेवल राइज हुआ। जब प्रोडक्शन राइज हुआ तो सरप्लस बढ़ा। जब अधिशेष का उत्पादन हुआ तो हमने ट्रेड एंड कॉमर्स इजाद किया, यानी कि व्यापार को बढ़ावा मिला। जब व्यापार को बढ़ावा मिला तो ट्रेडिंग सेंटर्स, ठीक है, व्यापारिक केंद्र स्थापित हुए। तो एक लंबी जर्नी जो है वो हमने जो हासिल करी, किससे? आयरन की डिस्कवरी से। ठीक है, तो जो उत्तर वैदिक समाज को हम कंसीडर करेंगे तो कृषि प्रधान में करेंगे। और ऋग वैदिक समाज की बात करें तो क्या हमने बताया कि चरवाहे थे, कबीलों में रहते थे, खाना बदोश घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। तो ऋग वैदिक समाज जो है वो मैच वन से करेगा। और मध्यकाल में जमींदारी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था। तो आपके ये मैच होंगे, और आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हम यहां से देखेंगे कि ए मैच कर रहा है 4 से, यानी कि इन दोनों में 4 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस ऑलरेडी कट जाएंगे। उत्तर वैदिक समाज वो मैच कर रहा है कृषि प्रधान से, तो यानी कि 3 नंबर, 4 और 3 ये इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, और यहां पर बी में 2 आ रहा है, यानी कि ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 4 3 1 2। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत है।
हड़प्पा संस्कृति के बारे में ज्ञान का स्रोत क्या है? शिलालेख, टेराकोटा मुहरों पर लिखावट, पुरातात्विक खुदाई या उपरोक्त सभी। तो शिलालेख के कोई एविडेंसेस ही नहीं है, रॉक एडिक्ट्स यहाँ पर मिल ही नहीं रहे हैं। रॉक एडिक्ट्स हमको जो मिलते हैं, शिलालेख मिलते हैं अशोक के टाइम पे, ठीक है, कि उसने अपने जो मैसेजेस खुदवाए थे वो पत्थरों पर, शिलाओं पर खुदवाए थे। तो रॉक एडिक्ट्स का जैसा कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलता है। टेराकोटा मुहरों पर लिखावट की बात हो रही है, तो अगर टेराकोटा मुहरों पर लिखावट हो भी रही थी तो हमने बात की कि इनकी लिपि थी चित्रात्मक लिपि, और जब चित्रात्मक लिपि को हमने डेसिफर ही नहीं किया है अभी तक, तो इनके ज्ञान की सोर्सेस की जानकारी यहां से मिलना तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, दैट पुरातात्विक खुदाई यानी कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, तो इट विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि यही एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें हड़प्पा सिविलाइज कल्चर के नॉलेज के बारे में बताता है। ठीक है, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, इन लोगों ने एग्जीक्यूशन किया, खुदाई की हड़प्पा नामक स्थल पर, वहीं से हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दैट भारत में चांदी का सबसे पहला प्रमाण कहां पर मिलता है? चांदी की बात हो रही है, तो हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो चांदी के आहत सिक्के, पंच मार्क्ड कॉइन्स, बहुत बात की बात है, नहीं है। वैदिक संहिताओं में भी हमें सिल्वर नहीं मिलता है। पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में, ठीक है, वहां भी नहीं मिलता है। हमें चांदी के जो साक्ष्य मिलते हैं, जो पहला प्रमाण मिलता है, वह हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। और हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो जावर, ठीक है, और अजमेर की खानों से, अजमेर, इनकी जो चांदी की खानें थी, यहां से चांदी प्राप्त करते थे। और यह दोनों जगह जो पड़ती हैं आपके, वह राजस्थान में पड़ती हैं। कहां? राजस्थान में, ठीक है। और इसके अलावा अफगानिस्तान हो गया, इसके अलावा अफगानिस्तान हो गया और ईरान हो गया, यहां से भी चांदी को का आयात जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग जो हैं वो करते थे। तो भारत में चांदी का जो सबसे पहला प्रमाण मिला वो हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पाई लोग कहां से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग कहां से? जावर, अजमेर, कहां? राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान से भी मंगाते थे, वहां से भी चांदी प्राप्त करते थे। तो ये आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है that भारत में पशुपालन यानी कि एनिमल डोमेस्टिकेशन और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के सबसे पुराने प्रमाण कहां मिले? अंजीरा, दमसादात, किलीगुल मोहम्मद या मेहरगढ़? तो कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ के बारे में बात करें तो यह एक नियोलिथिक साइट है। कौन सी साइट है? मेहरगढ़ एक नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट है, यह लोकेटेड है, इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन लोकेटेड है नियर बोलन पास, बोलन दर्रे के पास में। और जो बोलन दर्रा सिचुएटेड है तो यह सिचुएटेड है कराची प्लेन में। कराची का जो मैदान है, कराची के मैदान में यह सिचुएटेड है। तो उस हिसाब से हम बात करें तो मेहरगढ़ साइट जो है तो पाकिस्तान में हमें अवस्थित मिलती है। कहां? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में हमें मेहरगढ़ साइट देखने को मिलती है। बलूचिस्तान, ठीक है। तो ये चीजें, तो मेहरगढ़ साइट है, नियोलिथिक साइट है, जहां से एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर, इनके सबसे पुराने प्रमाण, सबसे ओल्ड एविडेंसेस हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। इट इज अ नियोलिथिक साइट लोकेटेड नियर द बोलन पास, बोलन दर्रे के पास में है। कहां? कराची प्लेन में, कराची के मैदान में, और कराची के मैदान के किसके पास? यानी कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और वेस्ट ऑफ द इंडस वैली, इंडस रिवर भी है, तो इंडस रिवर के वेस्ट में, वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर, सिंधु नदी के पश्चिम में मेहरगढ़ साइट जो है वो सिचुएटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चरल के ओल्ड एविडेंसेस हमें जो मिले वो कहां से मिले? मेहरगढ़ से।